6। संघीय योजना के लाभ। संघीय योजना के पक्षधरों ने योजना को स्वीकार करने के लिए 3 आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला आधार है कि यह भारत की एकता में सहायता करता है। दूसरा आधार है कि यह ब्रिटिश भारत द्वारा भारतीय भारत को प्रभावित करने और क्रमशः निरंकुश शासन तंत्र को जो भारतीय भारत में बरकरार है ऐसे लोकतंत्र में बदलने के लिए, जैसा कि ब्रिटिश भारत में है, सक्षम बनाती है। तीसरा आधार है कि संघीय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें एक उत्तरदायी सरकार मूर्त रूप में विराजमान है। इन तीनों योजनाओं के समर्थक इतनी प्रबलता से संघीय योजना के पक्ष में ये तीनों तर्क इतनी गंभीरता से और अधिकार प्रस्तुत करते हैं कि यह आवश्यक हो जाता है कि इनमें विहित सार तत्व पर विचार किया जाए। संघ और भारत की एकता। वास्तव में सरकार की एक समान प्रणाली के बहुत यथार्थ फायदे होते हैं। विधि की एक समान प्रणाली, प्रशासन की समान प्रणाली और एकता की भावना रखना सद्जीवन के सारभूत तत्व हैं। सरकार की एक समान प्रणाली के अंतर्गत एक समान जीवन में इन सबका प्रतिपालन होता है। शेष चीजें समान होने पर संपूर्ण भारत के लिए सरकार की एक समान प्रणाली के रूप में एक संघ की परिकल्पना स्वागत योग्य है। लेकिन क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह संघ संपूर्ण राज्य क्षेत्र को, जिसे भारत कहते हैं, एक सरकारी प्रणाली के अंतर्गत गठित करता है? क्या यह एक अविरल भारतीय संघ है? यह सही है कि इस संघ में ब्रिटिश भारत सम्मिलित है। जब प्रांतों को संघ की इकाई घोषित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि ब्रिटिश भारत संघ में सम्मिलित है। राज्यों को, जिन्हें भारतीय भारत कहते हैं, संघ की इकाई घोषित कर दिया गया है। भारतीय भारत कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत के विषय में आगे दिए गए क्षेत्रफल और जनसंख्या के आंकड़े एक तुलनात्मक स्थिति बताएंगे। कॉलम 1, ब्रिटिश भारत बर्मा अदन को छोड़कर। कॉलम 2, क्षेत्रफल वर्गमील में 1931। कॉलम 3, जनसंख्या 1931। ब्रिटिश भारत बर्मा अदन को छोड़कर 8,62,630। 25,78,59,787। देसी राज 7,12,508। 8,13,10,845। इससे मालूम होता है कि भारतीय भारत में 39% जनसंख्या है और समस्त भारत का 31% क्षेत्रफल है। कितना भारतीय भारत इस संघ में शामिल किया जा रहा है? बहुतेरे यह कहना चाहेंगे चूंकि यह अखिल भारतीय संघ के रूप में बोला जाता है, इस क्षेत्र का प्रत्येक इंच संघ में शामिल किया जाएगा और यह संघीय सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत रहेगा। निसंदेह इस तरह की धारणा 6(1) की शब्दावली से ध्वनित होती है, जो राज्यों के विलय से संबंधित है। यह धारा एक शासक के रूप में सम्मिलित होने की इच्छा के बारे में बताती है और तदनुरूप यह सुझाती है कि प्रत्येक देशी राज्य को संघ में शामिल हो जाना चाहिए। मगर यह सही है तो निसंदेह कालांतर में संघ एक अखिल भारतीय संघ बन सकेगा, लेकिन यह धारणा गलत है। यदि धारा 6(1) को अधिनियम की अनुसूची 1 के साथ पढ़ें तो यह धारणा निर्मूल सिद्ध होगी। अनुसूची 1 मात्र एक ऐसी अनुसूची मानी जाती है जिसमें शासकों की सीटों की तालिका दी गई है। अनुसूची का यह एक अपूर्ण अध्ययन है। यह अनुसूची इससे भी कुछ और अधिक है। यह सीटों की मात्र तालिका ही प्रस्तुत नहीं करती वरन राज्यों के संघ में सम्मिलित होने की पात्रता भी गिनाती है और तदनुरूप उनके लिए
अधिकाधिक सीटें निश्चित करती है, जो यदि चाहें तो संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। अनुसूची 1 में प्रदर्शित सीटों की तालिका की यह विशेषता है। संघ में शामिल हो सकने वाले देशी राज्यों की कुल संख्या क्या है? अनुसूची 1 में ऐसी संख्या 147 तक है। अनुसूची में जो सीमा तय की गई है उसके बारे में कोई सवाल उठते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 627 राज्य हैं। इसका तात्पर्य है 480 राज्य संघ के बाहर रहेंगे और संघ का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकते। क्या इसे एक अखिल भारतीय संघ कह सकते हैं? अगर इसे एक अखिल भारतीय संघ बनना है तो इन राज्यों को अलग क्यों रखा गया है? इन बहिष्कृत राज्यों की क्या स्थिति है? अगर वे प्रभुसत्ता वाले राज्य नहीं हैं तो उन्हें संघ में क्यों शामिल किया जा रहा है? यदि वे प्रभुसत्ता विहीन राज्य हैं और उनकी प्रभुसत्ता ब्रिटिश सम्राट के साथ है, तो ब्रिटिश सम्राट ने इन क्षेत्रों के विषय में संघ को प्रभुसत्ता क्यों हस्तांतरित नहीं की है? ऐसे बहिष्कृत राज्य की अंतिम नियति क्या होगी? क्या उनका अन्य देशी राज्यों में विलय हो जाएगा अथवा उनका कुछ भारतीय प्रांतों में विलीनीकरण हो जाएगा? मैं इन सब का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि प्रथमतः मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह संघ एक अखिल भारतीय संघ नहीं है, और दूसरे मैं कुछ देशी राज्यों के इन कदमों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे इन बहिष्कृत राज्यों का अपने अंतर्गत विलय चाहते हैं। एक दूसरा सवाल भी उठाया जा सकता है, क्या यह संघ ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों की जनता को एक राष्ट्र में संगठित करने में मदद करेगा? एक संघ आवश्यक तौर पर एक संगठित समुदाय होता है। इसके अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं वे छोटे राजनीतिक समुदाय होते हैं। इकाइयों के ऊपर बहुत बड़ा राजनीतिक समुदाय होता है जिसे संघ कहते हैं। क्या ये विभिन्न राजनीतिक समुदाय मात्र राजनीतिक संगठन बने रहेंगे अथवा एक सामान्य सामाजिक ढांचे में विकसित होंगे जिसका अंतिम उद्देश्य एक राष्ट्र का निर्माण करना है? यह सब इस बात पर आधारित रहेगा कि इनके संगठनों का क्या प्रारूप बनता है। ब्राइस के कथनानुसार एक बड़े राजनीतिक समुदाय के अंतर्गत जब छोटे समुदाय का अस्तित्व मिलता है तो छोटे का बड़े के साथ आमतौर पर जो एक या दो तरह का संबंध दिखाई देता है वह दो प्रकार का होता है। एक रूप है लीग का, जिसमें कई राजनीतिक संगठन चाहे वे राजतंत्र हो या लोकतंत्र किसी विशेष उद्देश्य से इस प्रकार गठित होते हैं, विशेषतया सामान्य सुरक्षा के विषय में, जिससे एक संगठित संस्था का आभास हो। ऐसे संगठित समुदाय या लीग के सदस्य मनुष्य नहीं वरन समुदाय होते हैं। यह समुदायों के कुल योग से बनती है, इसलिए समुदाय जिनसे इसका निर्माण होता है जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसका शीघ्र ही अंत हो जाता है। साथ ही इसका संबंध समुदाय से ही होता है और उन्हीं के साथ कार्य व्यापार चलता है। नागरिक से इसका कोई संबंध नहीं होता, ना उससे कर उगाही की जाती है, ना उसके लिए न्याय व्यवस्था की जाती है, ना ही उसके लिए विधि का निर्माण किया जाता है, क्योंकि इन सभी मामलों में उसकी निष्ठा अपने निजी समुदाय से ही होती है। दूसरे प्रारूप में छोटे समुदाय बड़े की मात्र उपशाखाएं होती हैं, जिन्हें हम राष्ट्र कहते हैं। उनका निर्माण किया गया है अथवा वे एन कैन प्रकारेण श्रेय प्रशासनिक दृष्टि से अस्तित्व में हैं। उनके पास जो शक्तियां हैं वे राष्ट्र द्वारा सौंपी गई हैं और जिन्हें इसकी इच्छानुसार रद्द किया जा सकता है। एक राष्ट्र अपने अधिकारियों के जरिए सीधे काम करता है, मात्र समुदायों पर ही नहीं वरन हर एकल नागरिक और राष्ट्र पर, क्योंकि यह इन समुदायों से स्वतंत्र है। इसका अस्तित्व बना रहेगा, वे सब मिट जाएंगे। प्रथम मामले में सरकार का स्वरूप महासंघ का है,
दूसरे मामले में सरकार का स्वरूप एकात्मक है, एक संघीय सरकार इन दोनों के मध्य में है। तथापि यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि राष्ट्रवाद सिर्फ एकात्मक सरकार में ही सुसंगत है और संघीय सरकार में असंगत है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि एक राष्ट्र बना हुआ मिल सकता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र बनाया भी जा सकता है। एक संघीय सरकार में प्रारंभ में कोई राष्ट्र नहीं होता, यह एक विजातीय समुदायों का संकलन होता है, लेकिन यह संभव है कि एक संघीय सरकार में अंततः एक राष्ट्र का उदय हो। सबसे अधिक असाधारण उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ब्राइस एक बड़ी मजेदार और उद्देश्यपूर्ण कथा का जिक्र करते हैं, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में दे रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च अपने त्रैवार्षिक समारोह में अपनी उपासना पद्धति संशोधित करने में व्यस्त थे। इस बात की आवश्यकता समझी गई कि सभी व्यक्तियों के लिए संक्षिप्त वाक्य में एक प्रार्थना प्रचलित की जाए, और एक प्रमुख नव आंग्ल धर्मावलंबी ने कुछ शब्द सुझाए। हे परमात्मा, हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दो। सभी ने एक के बाद एक इसका उसी क्षण अनुमोदन किया। दूसरे दिन इस वाक्य पर पुनर्विचार किया गया। तब अभिज्ञजनों ने राष्ट्र शब्द पर कई आपत्तियां उठाईं और राष्ट्रीय एकता की मान्यता को परिभाषित किया गया, यहाँ तक कि इसे विवादित समझकर समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह ये शब्द अनुमोदित किए गए। हे परमात्मा, इस संयुक्त राज्य को आशीर्वाद दो। ईश्वर की इस प्रार्थना के बावजूद राज्यों के मुकाबले में एक राष्ट्र के विचार को प्रोत्साहन देने में अरुचि होने के बावजूद और सरकार के संघीय स्वरूप के बावजूद संयुक्त राज्य एक राष्ट्र है। यह एक राष्ट्र है। सामाजिक अर्थ में यह शब्द निर्विवाद है। संयुक्त राज्य में यह किस प्रकार घटित हुआ? क्या संघीय योजना में हम इसे भारत में घटित होते देखना चाहते हैं? ब्राइस इसका वर्णन करते हैं कि यह सब अमेरिका में कैसे हुआ। वह कहते हैं कि अमेरिका में केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार मात्र एक लीग नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह इसमें सम्मिलित समुदायों पर आश्रित नहीं है, जिन्हें हम राज्य कहते हैं। यह स्वयं एक राष्ट्रकुल और साथी राष्ट्रकुलों का संघ है, क्योंकि यह सीधे ही हर नागरिक से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है और न्यायालयों तथा कार्यकारी अधिकारियों के जरिए उस पर सीधी कार्रवाई कर सकता है। यह कर लगा सकता है, उसके लिए विधि निर्माण कर सकता है और उसे न्याय प्रदान कर सकता है। संक्षेप में, यह सरकार की प्रक्रिया है जो व्यापक रूप में, अगर पूर्ण रूपे नहीं तो अमेरिका के निवासियों को एक राष्ट्र में बदलने के लिए उत्तरदायी है। और यह तभी संभव हुआ जबकि संयुक्त राज्य की सरकार के संघीय स्वरूप में राष्ट्रीय सरकार और व्यक्ति के मध्य सीधे संपर्क का प्रावधान है। क्या यह भारतीय संघीय शासन में संभव है? मेरा उत्तर है कि यह संभव नहीं है। देशी राज्यों के लोग राज्यों की प्रजा बने रहते हैं। संघीय सरकार उनसे सीधे कोई कार्य व्यवहार नहीं कर सकती। हर चीज राज्य के माध्यम से होती है। दोनों में कोई संपर्क नहीं है। यहाँ तक कि कराधान के मामले में भी तो यह भावना देशी राज्यों के लोगों में कैसे उत्पन्न होगी कि उनका राष्ट्रीय सरकार से संबंध है, जबकि उन्हें किसी भी और हर प्रभाव से बहिष्कृत किया गया है और यह भी अनुभव नहीं होने दिया गया कि कोई राष्ट्रीय सरकार भी है। मुझे भय है कि भारत का यह संयुक्त राज्य मात्र संयुक्त राज्य जैसी संस्था के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा। इसमें इन राज्यों में से एक राष्ट्र निर्माण की शक्ति का अभाव है और संभवतः इस योजना के निर्माताओं का यह इरादा कभी भी नहीं रहा होगा। निरंकुश शासनों का प्रजातंत्रीकरण। संघीय योजना का एक अन्य लाभ उसके पक्षधरों ने बताया है कि यह ब्रिटिश भारत के नव लोकतंत्रों और देशी राज्यों के प्राचीन निरंकुश शासन तंत्र को एकल
राजनीतिक प्रासाद की छत्रछाया में लाता है और इन दोनों को एक प्रासाद के नीचे लाने से प्रजातंत्र और निरंकुश शासन तंत्र के पारस्परिक संबंध को बढ़ाता है और ब्रिटिश भारत के प्रजातंत्र द्वारा देशी राज्यों के स्वेच्छाचारी शासन के प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया को सामर्थ्य प्रदान करता है। इसको परखने के लिए और इसमें कितनी शक्ति विहित है, इसके विषय में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भौगोलिक आधार पर देशी राज और ब्रिटिश भारत के प्रांत निकट हैं, उनमें नियमित संपर्क है। ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के निवासी जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक तौर पर एक समग्र के ही हिस्से हैं। इन सभी संपर्कों और जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की समग्र एकता के बावजूद ब्रिटिश भारत ने देशी राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित नहीं किया है। इसके विपरीत जबकि ब्रिटिश भारत निरंकुशता से प्रजातंत्र की ओर अग्रसर हुआ है, देशी राज अपनी स्तर शासन प्रणाली के साथ उसी प्रकार बने हुए हैं। इसलिए जब तक अधिनियम में कोई विशेष बात नहीं आती जो कि ब्रिटिश भारत को यह सामर्थ्य प्रदान कर सके कि वह अपने विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा देशी राज्यों को प्रभावित करे, तब तक इस तर्क में कोई सार नहीं है। क्या इस अधिनियम में ऐसी कोई चीज है जो ब्रिटिश भारत को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह राज्यों को प्रभावित कर सके? इस संबंध में धारा 34(1) का अवलोकन किया जाना चाहिए, जिसका संबंध विधानमंडल में बजट प्रावधानों पर वाद विवाद और मतदान प्रक्रिया से है। इस धारा की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 33 की उपधारा 3 के पैरा का और पैरा चा से संबंधित प्राक्कलनों पर संघीय विधानमंडल में बहस भी नहीं हो सकती है। उपधारा 3 के पैरा का में गवर्नर जनरल के वेतन भत्तों और उसके कार्यालय तथा अन्य खर्चे की मदों का जिक्र है, जिसके प्राक्कलन ऑर्डर इन काउंसिल द्वारा तैयार किए जाते हैं। पैरा चा का संबंध इस अधिनियम के अंतर्गत महामहिम को संघ के राजस्व में से दे उस धन से है जिसे वह देशी राज्यों के प्रतिकृतों के निर्वहन हेतु व्यय करते हैं। एक अन्य धारा जिसका की संबंध इस विषय से है, यह धारा 38 है। धारा 38 वह धारा है जो संघीय विधानमंडल की कार्रवाई को विनियमित करने की प्रक्रिया विषयक नियम बनाने से संबंध रखती है, जबकि यह धारा संघीय विधानमंडल को अपने नियम संयम स्वयं बनाने की अनुमति प्रदान करती है। यह धारा संघीय विधानमंडल को अपने नियम स्वयं बनाने की अनुमति प्रदान करती है। यह गवर्नर जनरल को नियम बनाने की अनुमति देती है। बहस को रोकने अथवा किसी भी ऐसे विषय पर प्रश्न न पूछने देने के लिए जिसका संबंध किसी देशी राज्य से है, किसी ऐसे मामले को छोड़कर जिनके विषय में संघीय विधान मंडल राज्य के लिए विधि बनाने में सक्षम है, जब तक कि गवर्नर जनरल स्वयं विवेक से संतुष्ट न हो कि यह मामला संघीय हित अथवा ब्रिटिश प्रजातंत्र को प्रभावित करता है और उसने मामले पर बहस करने और सवाल पूछे जाने की अनुमति न दे दी हो। रोकने के लिए 1. बहस अथवा किसी ऐसे विषय से संबंधित प्रश्नों का पूछा जाना जिनका संबंध महामहिम अथवा गवर्नर जनरल और किसी देशी राज अथवा राजा के मध्य आपसी संबंधों से है। और 2. बहस व्यय के प्राक्कलनों को छोड़कर जो किसी आदिवासी क्षेत्र अथवा बहिष्कृत क्षेत्र के प्रशासन से संबंध रखते हैं, उन प्रश्नों को पूछा जाना। अथवा 3. किसी देशी राज्य के शासक के व्यक्तिगत आचरण अथवा किसी सत्तारूढ़ परिवार के विषय में बहस अथवा प्रश्नों का पूछा जाना। इस धारा में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित कोई नियम सदन द्वारा निर्मित किन्हीं नियमों के विरुद्ध हो, तो गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित नियम वैध होंगे। एक अन्य धारा जो इस बिंदु पर प्रकाश डालती है
वह धारा 40 है। यह कहती है, संघीय विधानमंडल में संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य पालन के दौरान किए गए किसी कार्य के बारे में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया जा सकेगा। और इसमें दिया गया है कि इस उपधारा के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय को सौंपा गया मामला किसी संघीकृत राज्य के न्यायालय को संदर्भित माना जाएगा, जो इस अधिनियम के खंड 9 के अधीन किसी भी उद्देश्य हेतु एक उच्च न्यायालय के रूप में प्रतिष्ठित है। अधिनियम के इस उपखंड में इसी प्रकार के प्रावधान भी दिए गए हैं जिनका संबंध प्रांतीय विधानमंडलों के गठन से है। धारा 84 धारा 38 की प्रतिपूरक है और प्रांतीय विधानमंडल के किसी भी सदस्य को किसी विदेशी राज्य के शासक के व्यक्तिगत आचरण अथवा राज्य के मामले में प्रश्न पूछने से रोकती है। धारा 86 धारा 40 की प्रतिपूरक है। अब यह सुस्पष्ट है कि एक विधानमंडल के सामने प्रशासन के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जो दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रास्ते खुले हुए हैं, वे हैं बजट पर वाद विवाद करना और प्रश्न पूछना। बजट पर बहस की शुरुआत के पीछे यह सिद्धांत है कि कार्यपालिका को प्रदाय तब तक प्रदान नहीं किए जाएंगे जब तक कि वह जनता की तकलीफों को दूर नहीं करती। प्रजातंत्र का नारा है, धन दिए जाने से पहले शिकायतें दूर करो। बजट पर बहस द्वारा जनता की शिकायतें कार्यपालिका के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं, इसलिए यह एक वैध विशेषाधिकार है, जैसा कि धारा 34 से ज्ञात होता है। सदन में राज्यों की शिकायतें कार्यपालिका के समक्ष न रखी जाने पर विधानमंडल को प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रकार पूछताछ करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है, जो वैध विशेषाधिकार है, लेकिन उसे भी छीन लिया गया है। विधानमंडल को सदैव उचित प्रस्ताव पर न्यायपालिका के आचरण की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसे भी निकाल दिया गया है। यह देखना बड़ा मुश्किल है कि संघीय विधानमंडल वास्तव में देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन को किस तरह प्रभावित करता है। राज्यों के आंतरिक प्रशासन के विषय में कोई प्रश्न पूछने अथवा प्रस्ताव लाने की न सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को मनाही है, वरन यही अयोग्यता राज्य के प्रतिनिधियों पर भी थोपी गई है, जो कि कुप्रशासन के शिकार हैं। संघीकृत राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत पर जिस प्रभाव का प्रयोग किया जा सकता है, अब उसकी तुलना की जाए। प्रथमतः संघीकृत राज्यों के प्रतिनिधियों को संघीय विधानमंडल में किसी प्रश्न को पूछने या किसी मामले को उठाने पर प्रतिबंध नहीं है। यह तथ्य कि कोई प्रश्न अथवा मामला ब्रिटिश भारत से सरोकार रखता है अथवा ब्रिटिश भारत के आंतरिक प्रशासन से संबंधित रखता है, संघीकृत राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा मामला उठाने पर रोक नहीं लगाता। दूसरे संघीकृत राज्यों के प्रतिनिधियों पर संघीय सरकार के आर्थिक प्रस्तावों पर बहस और मतदान करने पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव जो सिर्फ ब्रिटिश भारत को प्रभावित करता है और राज्यों को प्रभावित नहीं करता, उनके रास्ते में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा नहीं करता। तीसरे, कानून बनाने के मामले में संघीकृत राज्यों के प्रतिनिधियों को संघीय विधानमंडल के समक्ष लाए गए किसी भी मामले पर मतदान करने की स्वतंत्रता है। ऐसी दो सूचियां हैं जिन पर संघ का विधायी प्राधिकार रहता है। संघीय सूची और समवर्ती सूची प्रांतों को पूर्ण रूपेण संघीय सूची से प्रतिबद्ध किया गया है। एक संघीकृत राज्य इससे पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है। प्रांत समवर्ती सूची से पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक संघीकृत राज्य बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। फिर भी राज्यों के प्रतिनिधियों को किसी भी मामले पर जो दोनों सूचियों में से किसी एक में आते हैं,
मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में संघीय योजना राज्यों को ब्रिटिश भारत के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करती है, जबकि ब्रिटिश भारत को राज्यों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार नहीं है, सिवाय इस सीमा तक कि राज्य इन दो विधायी सूचियों के अधीन रहना पसंद करते हैं। ब्रिटिश भारत के ऊपर राज्यों के विधायी प्रभाव का क्षेत्र किसी भी प्रकार कम अथवा व्यर्थ नहीं है। समवर्ती सूची तक सीमित रहने पर भी इसमें 36 विषय आते हैं। इन 36 विषयों में दंड विधि, आपराधिक एवं नागरिक दंड संहिता, पैसे, समाचार पत्र, पुस्तकें और छपाई खाने आदि शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि ये महत्वपूर्ण विषय हैं। इनसे प्रांतों में लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अब जैसे कि राज्यों को समवर्ती सूची के अंतर्गत सभी प्रकार के विधि निर्माण में भाग लेने और मतदान का अधिकार प्राप्त है, देशी राज्यों को प्रांतों में ब्रिटिश भारतीयों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले विधि निर्माण के सभी अधिकार और प्राधिकार प्राप्त हैं। आगे विधायी क्षेत्र में जहां तक कि इसका संबंध समवर्ती सूची से है, राज्यों ने बिना किसी अनुग्रह के प्राधिकार प्राप्त कर लिया है। उन्हें विधि निर्माण की स्वतंत्रता है और उन्हें अपने विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन कानूनों को वे बनाते हैं उनसे वे प्रतिबद्ध नहीं हैं। उनका आचरण उतना ही अनुत्तरदायी हो सकता है जितना कि वे इसे बनाना चाहें। यद्यपि यह कहना कम बयानी है कि राज्यों को ब्रिटिश भारत में केवल प्रशासन और विधि निर्माण को प्रभावित करने का अधिकार प्राप्त है। सत्य यह है कि राज्य ब्रिटिश भारत पर अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं, क्योंकि वे संघीय सरकार में एक मंत्रालय की सत्ता बरकरार रख सकते हैं। भले ही ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के बहुमत में विशुद्ध रूप से भारत को प्रभावित करने वाले मामले में इसे पराजित कर दिया हो। यह इसलिए है कि उन्हें किसी प्रस्ताव पर, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव भी सम्मिलित है, मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे प्रस्ताव से संबंधित वह मामला उन्हें प्रभावित करता है अथवा नहीं। एक ओर जहां राज्य ब्रिटिश भारत के आंतरिक मामलों पर बहस में भाग ले सकते हैं, वहीं ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को राज्यों के मामलों पर चर्चा करने का वैसा ही अधिकार प्राप्त नहीं है। इस अन्याय और विसंगति को दूर करने के लिए ऐसे प्रश्नों पर जिनका ब्रिटिश भारत के आंतरिक मामलों से संबंध न हो, राज्यों के बहस और मतदान के अधिकार को सीमित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजाओं और उनके प्रतिनिधियों ने सदैव इस तरह का अंतर किए जाने का विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि जिस मामले पर मंत्रालय का भाग आश्रित हो, उन्हें इस सरकार के भविष्य के बारे में निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। संविधान ने राजाओं के इस दृष्टिकोण को सही करार दिया और ब्रिटिश भारत के दृष्टिकोण को ठुकरा दिया। यह तुलना दर्शाती है कि राज्यों को कानूनन ब्रिटिश भारत के मामलों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है और उसी कानून के जरिए ब्रिटिश भारत राज्यों के किसी भी प्रकार प्रभावित करने के मामले में पंगु है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संघीय योजना ब्रिटिश भारत की मदद नहीं करती, अपितु उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जिससे कि देशी राज्यों की प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी न आ सके। दूसरी ओर, यह देशी राज्यों की ब्रिटिश भारत में प्रजातंत्र को कुचलने में मदद करती है। संघ और उत्तरदायित्व। अब हम उत्तरदायित्व के प्रश्न पर विचार करेंगे। ब्रिटिश भारत के दृष्टिकोण से अन्य दो तर्कों के मुकाबले यह अधिक निर्णयात्मक महत्व का है और इसे सावधानी से जांचना परखना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संघ का कुछ सीमा तक उत्तरदायित्व है,
प्रश्न यह है कि उत्तरदायित्व की सीमा कितनी है और इसके क्षेत्र में जो उत्तरदायित्व है वे कितने वास्तविक हैं। हम पूछते हैं कि इस संघ में कितना उत्तरदायित्व है। धारा 9 और 11 को साथ साथ पढ़ने से आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। दोनों को साथ साथ पढ़ने से उस उत्तरदायित्व के संबंध में एक विचार आपको मिलेगा। इन दोनों धाराओं के अनुसार सरकारी प्राधिकार दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में 4 विषय आते हैं। 1 प्रतिरक्षा, 2 धर्म संबंधी मामले, 3 विदेशी मामले और 4 आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। बाकी विषयों को जो संघ के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं अलग दूसरी सूची में रखा गया है। दोनों ही सूचियों का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर जनरल में विहित है, लेकिन सरकारी प्राधिकार के मामले में उनमें एक अंतर रखा गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूची में आने वाले 4 विषयों के संबंध में सरकारी प्राधिकार गवर्नर जनरल के स्वविवेक पर आश्रित है। दूसरी सूची में जो शेष विषय आते हैं उनका अधिनियम के अंतर्गत सरकारी प्राधिकार मंत्री की सलाह पर कार्यरत गवर्नर जनरल पर छोड़ा गया है। प्रथम 4 विषयों के मामले में सरकार विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल जिसमें कि सरकारी प्राधिकार इन 4 विषयों के बारे में विहित है, विधानमंडल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। अन्य सभी मामलों में सरकार विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जिन मंत्रियों की सलाह पर सरकारी प्राधिकार प्रयोक्तव्य हैं उन्हें विधानमंडल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। इसलिए संघीय योजना में उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा और विदेशी मामलों पर लागू नहीं होता, जो कि अंततः सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह योजना द्वैध शासन से मिलती जुलती है, जिसमें विषयों का विभाजन आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के रूप में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर था किया गया है, जिसकी परिकल्पना भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय संविधान में की गई थी। 1935 के अधिनियम में संघीय संविधान में उत्तरदायित्व की योजना 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय संविधान की यथार्थ प्रतिकृति है। क्या यह उत्तरदायित्व वास्तविक है? मेरा उत्तर नकारात्मक है। इसके लिए मैं अपने कारण बताऊंगा। प्रथमतः उत्तरदायित्व का क्षेत्र सीमित होने के साथ साथ मंत्रियों द्वारा कार्रवाई करने का खुला क्षेत्र नहीं है। इस बात का अनुभव करने के लिए कि यह सीमित उत्तरदायित्व कितना बंधन युक्त है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों की शक्तियों पर जब वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं कितने प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मंत्रियों के प्राधिकार पर लागू प्रतिबंधों की प्रथम श्रृंखला गवर्नर जनरल के अपने विशेष उत्तरदायित्व का पालन करने से उत्पन्न होती है। मंत्रियों के प्राधिकार पर लागू प्रतिबंधों की एक अन्य श्रृंखला है, जो हस्तांतरित विषयों के संबंध में सरकारी प्राधिकार के प्रयोग से उत्पन्न होती है। इसको समझने के लिए आपको संघीय संविधान के एक विशेष लक्षण को जानना पड़ेगा। संविधान सरकारी प्राधिकार के दृष्टिगत विषयों का वर्गीकरण करता है और इस वर्गीकरण के फलस्वरूप विषयों का ऐसा विभाजन हुआ है जिन्हें संक्षिप्तता के लिए हस्तांतरित और आरक्षित नाम दिया जा सकता है। संविधान यही नहीं रुकता, यह आगे बढ़कर हस्तांतरित विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजन करता है। 1 वे विषय जिन पर मंत्रियों का सरकारी प्राधिकार अपने साथ प्रशासकीय नियंत्रण भी लाता है, और 2 वे विषय हैं जिन पर मंत्रियों का सरकारी प्राधिकार अपने साथ प्रशासकीय नियंत्रण लाता है। इस वर्गीकरण के उदाहरण के लिए रेलवे का मामला प्रस्तुत किया जा सकता है। रेलवे एक हस्तांतरित विषय है। मंत्रियों का सरकारी प्राधिकार रेलवे पर है।
लेकिन मंत्रीगण रेलवे पर किसी भी प्रकार का प्रशासकीय नियंत्रण नहीं रख सकते। रेलवे पर प्रशासकीय नियंत्रण रेलवे प्राधिकरण का होता है। प्रशासकीय नियंत्रण सहित सरकारी प्राधिकार और बिना प्रशासकीय नियंत्रण के सरकारी प्राधिकार के मध्य जो भेद हैं, वह भेद बिना किसी भिन्नता के नहीं है। दूसरी ओर यह जो दोनों स्थितियों में भिन्नता है, वह वास्तविक है। धारा 181 की उपधारा 2 में रेलवे के मामले में यह भिन्नता स्पष्ट की गई है। यह भेद नीति निर्धारित करने वाले प्राधिकार और उसकी कार्यक्षमता के बीच है। यह इस संघ की वकालत करने वालों को बताने के लिए है कि क्या सरकारी योजना में उत्तरदायित्व की वास्तविकता है, जबकि कार्य करने में सक्षमता तथा नीति निर्धारण के प्राधिकार के संबंध विच्छेदन है। संघीय योजना में उत्तरदायित्व विषयक दो बातें स्पष्ट हैं। प्रथम यह कि उत्तरदायित्व की परिधि सीमित है। दूसरे यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के फलस्वरूप और साथ ही मंत्रियों के सरकारी प्राधिकार को कुछ विषयों में सक्षमता से कार्य करने, जैसे कि रेलवे, यद्यपि वे हस्तांतरित विषय हैं, वापस ले लेने के कारण इसमें रुकावट पैदा होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि संघीय योजना में उत्तरदायित्व की प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली से मेल खाती है, जिसे 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू किया गया था। लेकिन यद्यपि संघ में उत्तरदायित्व की योजना की द्वैध शासन प्रणाली से तुलना करने पर जिसे प्रांतों में लागू किया गया था, यह बात पता चलती है कि दूसरे के मुकाबले पहली में उत्तरदायित्व पर कम जोर दिया गया था। प्रांतों के द्वैध शासन में दो बातें नहीं मिलती जो संघीय योजना में मिलती है, और द्वैध शासन में जो एक चीज मिलती है वह संघ में अप्राप्य है। दो की उपस्थिति और एक की अनुपस्थिति इस संघ में द्वैध शासन को प्रांतों के द्वैध शासन से भी और अधिक खराब बनाती है। इस संघीय योजना में जो दो नई बातें हैं, उनमें एक है हस्तांतरित विषय के बारे में गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों का सिद्धांत, और दूसरी है सरकारी प्राधिकार का प्रशासकीय नियंत्रण से पृथक्करण उन विषयों के संबंध में जो हस्तांतरित क्षेत्र में आते हैं। ये दोनों नई चीजें हैं जो प्रांतों में द्वैध शासन तंत्र के संविधान में नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व साधारणतः विशेषाधिकार का दूसरा नाम है। यह वह शक्ति है जिससे मंत्रियों के विरुद्ध व्यवस्था की जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व साधारणतः निषेधाधिकार का दूसरा नाम है। यह वह शक्ति है जिसमें मंत्रियों के विरुद्ध व्यवस्था की जा सकती है, और यहाँ तक कि ब्रिटिश संविधान में सम्राट को इस प्रकार का निषेधाधिकार प्राप्त है। इसके सम्मुख गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों का यह विचार सही लगता है, लेकिन वास्तव में जिन शर्तों और परिस्थितियों के अधीन सम्राट के निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, उनके बारे में एक मिथ्या धारणा है। मेरी जानकारी में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था में सम्राट और उसके मंत्रियों के बीच संबंधों की मैकाले के अतिरिक्त किसी अन्य ने इतनी अच्छी व्याख्या नहीं की है। उनके शब्दों में, इंग्लैंड में सम्राट अपने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि कोई मंत्री सम्राट की कार्रवाई का उत्तरदायित्व ओढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई मंत्री उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार नहीं है, तो सम्राट को समर्पण, संघर्ष अथवा पद त्याग देना चाहिए। गवर्नर जनरल की स्थिति भिन्न है। उसे समर्पण करने की आवश्यकता नहीं। कोई मंत्री अगर उसकी कार्रवाई का उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं है, तो भी वह कार्रवाई कर सकता है। सम्राट के निषेधाधिकार और गवर्नर जनरल के निषेधाधिकार में यही अंतर है। ध्यान देने योग्य विशेष महत्व की बात यह है कि हस्तांतरित क्षेत्र के लिए ही इस निषेधाधिकार का अस्तित्व है।
प्रांतों के द्वैध संविधान में हस्तांतरित क्षेत्र गवर्नर के निषेधाधिकार का विषय नहीं था। दूसरे शब्दों में गवर्नर के कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं थे। यदि गवर्नर जनरल हस्तांतरित क्षेत्र में मंत्रियों के विरुद्ध व्यवस्था देता है तो प्रश्न उठता है कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व में क्या सार है। मुझे यह बहुत कम दिखाई पड़ता है। दूसरी बात जो नई है वह है सरकारी प्राधिकार और प्रशासकीय नियंत्रण के मध्य पृथक्करण। प्रांतों में द्वैध संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। प्रांतों के द्वैध संविधान में जब किसी विषय का हस्तांतरण होता था तो सरकारी प्राधिकार और साथ ही प्रशासकीय नियंत्रण दोनों ही मंत्री को हस्तांतरित होते थे। आप स्वयं अपने से प्रश्न करेंगे कि मंत्रीय उत्तरदायित्व में क्या सार है। अगर एक मंत्री मात्र निर्देश जारी कर सकता है और इसके अंतर्गत कार्रवाई का नियंत्रण नहीं कर सकता, मुझे यह बहुत कम दिखाई पड़ता है। प्रांतों के द्वैध शासन के संविधान में जो प्रावधान था और जिसे संघीय संविधान में हटा दिया गया है उसका संबंध आरक्षित विषयों के लिए वित्त प्रबंध से है। सन 1919 के पुराने अधिनियम की धारा 72D और वर्तमान अधिनियम की धारा 33 और 34 की इस संबंध में उपयोगितापूर्ण तुलना की जा सकती है। धारा 72D की उपधारा 2 के अनुसार वार्षिक व्यय के प्राक्कलनों और प्रांतीय राजस्व को एक विवरण के रूप में प्रत्येक वर्ष काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और किसी भी वर्ष में स्थानीय शासन के प्रस्तावों को प्रांतीय राजस्व और अन्य धनराशियों के विनियोजन हेतु अनुदान मांगों के रूप में काउंसिल में मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। काउंसिल चाहे तो मांग पर स्वीकृति दे सकती है अथवा स्वीकृति देने से मना कर सकती है और इसमें उल्लिखित धनराशि को मदों में कमी करके घटा सकती है जिसके लिए अनुदान लेखे बनाए गए हैं। वर्तमान 1935 के अधिनियम की धारा 34 से तुलना करें। धारा 34 की उपधारा 1 के अनुसार व्यय के उन प्राक्कलनों को जिनका संबंध संघ के राजस्व स्रोतों पर आधारित है विधानमंडल में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन इस उपधारा से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि धारा 33 की उपधारा 2 के पैरा का अथवा पैरा 4 में उल्लिखित व्यय से संबंधित प्राक्कलनों के सिवाय इनमें से किन्हीं प्राक्कलनों पर विधानमंडल के किसी भी सदन में चर्चा रोकी जा सकती है। धारा 33 के अनुसार संघ के राजस्व पर आधारित व्यय में आरक्षित विषयों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं। दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराने अधिनियम में धारा 72D के द्वारा हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में कोई भेद नहीं किया गया था। जहां तक विधानमंडल की प्रादेय स्वीकृति की शक्तियों का प्रश्न है, आरक्षित विषयों पर व्यय विषयक विधानमंडल में न सिर्फ बहस हो सकती थी वरन उस पर मतदान भी हो सकता था। नए अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अनुसार संघीय विधानमंडल आरक्षित विषयों के व्यय पर बहस तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। पुराने संविधान के अंतर्गत आरक्षित विषय भी विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते थे। वर्तमान संविधान के अंतर्गत वे संघीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों से स्वतंत्र हैं। यह सही है कि प्रांतीय संविधान में आरक्षित विषयों पर व्यय की मदों पर विधानमंडल में मतदान अंतिम नहीं होता था। धारा 72D के उपबंध के अधीन गवर्नर को प्रधान शक्तियों में यह प्रावधान था कि ऐसी किसी मांग के बारे में ऐसे कार्य करना जैसे कि उस पर सहमति प्राप्त हो गई है। किसी भी बात के होते हुए इस प्रकार की सहमति को रोकने अथवा विधानमंडल द्वारा धनराशि में कटौती किए जाने पर भी यदि मांग आरक्षित विषयों से संबंधित है और गवर्नर यह प्रमाणित करता है
की मांग में रखा गया व्यय उस विषय से संबंधित उसके उत्तरदायित्व के निर्वाह में आवश्यक है। यह भी सच है कि 1935 के अधिनियम में आरक्षित विषयों पर व्यय की धनराशि 42 करोड़ रुपया सुरक्षित कर दी गई थी, लेकिन पुराने संविधान में आरक्षित विषयों के बारे में वैसा ही अंतर विद्यमान रहता है जो कि तब विधानमंडल के वित्तीय नियंत्रण के अधीन थे, जबकि नए संविधान में ऐसा नहीं है। यह अंतर कोई मामूली अंतर नहीं है। प्रावधानों की स्वीकृति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को लागू करने की प्रभावी विधि है। शायद प्रमाणीकरण की शक्ति ने विधानमंडल को आरक्षित विषयों पर नियंत्रण से वंचित कर दिया था, लेकिन इसने इसके प्रभाव को पूर्णतया नष्ट नहीं किया था। वर्तमान संविधान के अंतर्गत विधानमंडल का आरक्षित विषयों पर न तो कोई नियंत्रण है और न ही इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव है। तब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस संघीय द्वैध शासन प्रणाली के मुकाबले पुराने प्रांतीय संविधान में द्वैध शासन प्रणाली में अधिक उत्तरदायित्व था। यह तथ्य कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है साधारणतः यह सिद्ध करता है कि संघीय योजना में कार्यपालिका सर्वोच्च है। कार्यपालिका की सर्वोच्चता कई प्रकार से कायम रखी जा सकती है। विधानमंडल का गठन इस प्रकार किया जाए कि विधानमंडल सदैव कार्यपालिका के आदेशाधीन रहे। संघीय योजना में इन दोनों साधनों को चुना गया है। प्रथम स्थान पर यह संघीय विधानमंडल की शक्तियों को सीमित करता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि संघीय योजना में संघीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों को किस तरह काफी कम कर दिया गया है। संघीय विधानमंडल को किसी भी मद पर होने वाले ऐसे व्यय को मना करने की शक्ति नहीं है जिसे राजस्व में घोषित किया गया है। संघीय योजना संघीय विधानमंडल की विधायी शक्तियों को भी कम करती है। धारा 108 में इन प्रतिबंधों का उल्लेख निम्न प्रकार है। 1. जबकि गवर्नर जनरल स्वयं विवेक से अपनी पूर्व स्वीकृति देना उचित नहीं समझता, तब तक संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन में ऐसा कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित अथवा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो कि का ब्रिटिश भारत पर लागू संसद के किसी अधिनियम के किसी भी उपबंध को निरस्त करता है, संशोधित करता है अथवा उसके प्रतिकूल है, अथवा खा गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर के किसी भी अधिनियम अथवा स्वयं विवेक से गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर द्वारा जारी किए गए किसी अध्यादेश को निरस्त करता है, संशोधित करता है अथवा उसके प्रतिकूल है, अथवा गा ऐसे मामलों को प्रभावित करता है जिन्हें गवर्नर जनरल इस अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत स्वयं विवेक से कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, अथवा घ ऐसे किसी अधिनियम को जो पुलिस बल से संबंधित है निरस्त करता है, संशोधित करता है अथवा प्रभावित करता है, अथवा च यूरोपियों ब्रिटिश प्रजाजनों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाइयों की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, अथवा छ ब्रिटिश भारत के गैर निवासियों पर ब्रिटिश भारत के निवासियों के मुकाबले अधिक कराधान करता है, अथवा ब्रिटिश भारत में ऐसी कंपनियों पर जो पूर्णतया नियंत्रित और प्रबंधित हैं अधिक कराधान करता है, अथवा जा किसी भी आय पर जिस पर कि ब्रिटेन में आय कर लग चुका है या लग सकता है संघीय कर से छूट को प्रभावित करता है। 2. जब तक कि गवर्नर जनरल स्वयं विवेक से अपनी स्वीकृति देना उचित नहीं समझता, तब तक प्रांतीय विधानमंडल के किसी भी सदन में कोई ऐसा विधेयक पुनः स्थापित अथवा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो कि का ब्रिटिश भारत पर लागू संसद के किसी अधिनियम के किसी भी उपबंध को निरस्त करता है, संशोधित करता है अथवा उसके प्रतिकूल है, अथवा खा गवर्नर जनरल के किसी भी अधिनियम अथवा स्वयं विवेक से गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए गए किसी अध्यादेश को निरस्त करता है, संशोधित करता है अथवा उसके प्रतिकूल है, अथवा गा
ऐसे मामलों को प्रभावित करता है जिन्हें गवर्नर जनरल इस अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत स्वयं विवेक से कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, अथवा घ यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाइयों की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और जब तक कि प्रांत का गवर्नर स्वयं विवेक से अपनी पूर्व स्वीकृति देना उचित नहीं समझता, तब तक ऐसा कोई विधेयक या संशोधन न तो पुनः स्थापित किया जाएगा न ही प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि क गवर्नर के किसी अधिनियम अथवा गवर्नर द्वारा स्वयं विवेक से जारी किए गए किसी अध्यादेश को निरस्त करता है, संशोधित करता है अथवा उसके प्रतिकूल है, अथवा ख किसी अधिनियम को जिसका संबंध किसी पुलिस बल से है निरस्त करता है, संशोधित करता है अथवा प्रभावित करता है। 3. इस धारा के अंतर्गत कोई चीज इस अधिनियम के किसी भी ऐसे प्रावधान की कार्रवाई को प्रभावित नहीं करती जिसमें किसी विधेयक की पुनः स्थापना अथवा संशोधन प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। कार्यपालिका की सर्वोच्चता करने के लिए संघीय योजना मात्र संघीय विधानमंडल की शक्तियों को कम करने तक नहीं रुकती। इसके अंतर्गत संघीय विधानमंडल का गठन इस प्रकार किया जाता है कि विधानमंडल सदैव कार्यपालिका के आदेशाधीन रहेगा। इस संबंध में संघीय विधानमंडल के गठन की वास्तविकता क्या है, इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विधानमंडल के 375 सदस्य हैं। इनमें से 125 देशी राज्यों के और 250 ब्रिटिश भारत के हैं। राज्य परिषद में योग 260 है और उसमें 104 राज्यों को और 156 ब्रिटिश भारत को आवंटित है। राज्यों को जो सीटें मिली हुई हैं वे राजाओं द्वारा नाम निर्देशन से भरी जाएंगी। जो सीटें ब्रिटिश भारत के लिए नियत है वे चुनाव द्वारा भरी जानी है। इसलिए संघीय विधानमंडल एक विजातीय विधानमंडल है जिसका गठन आंशिक रूप से चुनाव द्वारा और आंशिक रूप से नाम निर्देशन द्वारा किया जाता है। पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि राजाओं के प्रतिनिधि संघीय विधानमंडल में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। क्या वे संघीय कार्यपालिका से स्वतंत्र होंगे अथवा इसके अधीनस्थ होंगे, इसके बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन कुछ विशेष प्रभावों को जो नामांकन के दौरान अपनी भूमिका अदा करते हैं ध्यान में रखना होगा। यह एक अविवादास्पद तथ्य है कि ब्रिटिश सरकार दावा करती है कि राज्यों के ऊपर उसकी प्रभुसत्ता का अधिकार है। प्रभुसत्ता एक बहुप्रयोजनीय शब्द है जो इन अधिकारों का बोध कराता है जिनका प्रयोग सम्राट भारत सरकार के राजनीतिक विभागों द्वारा राज्यों के ऊपर कर सकता है। राजनीतिक विभाग इन अधिकारों में से जिस अधिकार के प्रयोग का दावा करता है वह है भारतीय राजाओं को विशेष नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देना। यह सुविदित है कि जैसे परामर्श कहते हैं वह कूटनीतिक शब्दावली में आदेश है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक विभाग राजाओं द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए सलाह देने के अधिकार का दावा करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो इसके परिणाम क्या होंगे? इसका नतीजा यह होगा कि राजाओं के प्रतिनिधिगण दूसरे अर्थ में एक ऐसे सरकारी समूह का रूप धारण करेंगे जिसकी निष्ठा न जनता के प्रति न राजाओं के प्रति वरन भारत सरकार के राजनीतिक विभाग के प्रति होगी। आगे दो बातों पर और ध्यान देना चाहिए। प्रथम यह कि प्रभुसत्ता संघीय सरकार से परे है। इसका अर्थ है कि मंत्रियों को राज्यों के प्रतिनिधियों के नाम निर्देशन के विषय में सलाह देने का अधिकार नहीं होगा और विधानमंडल इसकी आलोचना नहीं करेगा। गवर्नर जनरल से थोड़ा भिन्न वे वायसराय के नियंत्रण के अंतर्गत होंगे। दूसरे राजाओं का यह आधिकारिक समूह कोई छोटा समूह नहीं
निचले सदन में जो दल 187 सीटें रखता है वह बहुमत का दावा कर सकता है। उच्च सदन में एक दल जिसके पास 130 सीटें हैं बहुमत का दावा कर सकता है। निचले सदन में राजाओं को 125 सीटें मिली हुई हैं। उन्हें बहुमत जताने के लिए 62 सदस्यों का एक दल चाहिए। उच्च सदन में उनके 104 सदस्य हैं। उन्हें 26 की आवश्यकता है। कार्यपालिका के पास इतनी भारी शक्ति होती है तब ऐसी विधायिका कैसे स्वतंत्र होगी? अपने पास इतनी शक्ति रखते हुए सुरक्षित अर्धभाग हस्तांतरित अर्धभाग पर नियंत्रण कर सकता है। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा होगा? मैं कोई सकारात्मक विवरण पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे ध्यान में रखना ठीक समझता हूँ कि कुछ राज्यों में नियमित बजट नामक कोई चीज नहीं है और न वहाँ स्वतंत्र लेखा परीक्षा का प्रावधान है। राजाओं को ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का समर्थन खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होगी। राजनीति एक गंदा खेल है और ब्रिटिश भारत के राजनीतिज्ञों के बारे में कहना कठिन होगा कि वे भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, और जबकि गुप्त रूप से खरीदारी की जा सकती है तो यह खतरा वास्तविक है। संघीय योजना को जिस प्रकार भी देखना चाहें देखें और उत्तरदायित्व विषयक प्रावधानों का जैसा भी चाहे विश्लेषण करें, लेकिन आप पाएंगे कि वास्तविक उत्तरदायित्व जैसा कुछ नहीं है।